डेट है आज 29 जनवरी 2021 और आज के करंट अफेयर देखते हैं। डिस्कशन करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। तो क्वेश्चन हम लास्ट में ही करेंगे रोज की तरह। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल क्या है, मैन्युफैक्चर्स एंड, ये न्यूज़ में इसे देखेंगे। ग्रीन टेक्स न्यूज़ में BBV 154, ये भारत बायोटेक की नई वैक्सीन है, सिंगल डोज इंट्रानसल वैक्सीन। तो ये क्या है और किसके लिए, कोविड-19 के लिए बनाई है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 न्यूज़ में था अभी, तो ये न्यूज़ में क्यों और क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आकाश एनजी मिसाइल अभी लॉन्च किए, तो इसे देखेंगे। भारत पर्व 2021 क्या है, ये न्यूज़ में है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी भारत, ये बांग्लादेश कंटिजेंट पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड। बांग्लादेश की एक कंटिजेंट ने रिपब्लिक डे की जो परेड हुई है इस बार की हमारी, उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे। व्हाट इज़ नॉन प्राइज कंपटीशन, ये क्या है न्यूज़ में, इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, विलेज सेलिब्रेट्स इट्स न्यू बॉर्न डॉटर्स। एक विलेज है, गांव है, जो क्या है, लड़की का जब बर्थ होता है तो उसे सेलिब्रेट करता है। तो क्या न्यूज़ है, कौन सा विलेज है, ऐसा देखेंगे। रसिया गिव्स नोड टू एक्सटेंड स्टार्ट ट्रीटी, ये स्टार्ट ट्रीटी क्या है, क्यों न्यूज़ में, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। IEA, ये क्यों न्यूज़ में, इसे देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे क्या है इसके बारे में न्यूज़। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स न्यूज़ में, इसे देखेंगे। और लास्ट वन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ कोपरा, तो ये क्या है न्यूज़, इसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट है जी मैन्युफैक्चरिंग सैंड। मैन्युफैक्चरिंग सैंड क्या होती है, जिसे आप रेता या रेती बोलते हैं, जो क्या है कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, मतलब मान लो बिल्डिंग हाउस बनाने में यूज होती है ना, सीमेंट वगैरह के साथ मिलाई जाती है और फिर इससे बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती हैं। ये ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, इससे क्या है रिलेटेड न्यूज़। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी क्या है एक पॉलिसी लेके आई है, जो क्या है मैन्युफैक्चरिंग सैंड के लिए होगी। मैन्युफैक्चरिंग सैंड क्या है, जो मैंने दिखा दी अभी एक मैन्युफैक्चरिंग सैंड, इससे क्या है जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जा सकेगी, ये सैंड है। जो मतलब जो अभी तक डिपेंडेंस होती है ना वो बजरी पे होती है, यानी कि जो रिवर बेड सैंड होता है। अभी जो ये रेती निकाली जाती है, ये रेता होता है सैंड, ये कहाँ से निकाला जाता है, जो रिवर होती है, नदी होती है, समुद्र, उसके बेड से, मतलब रिवर से निकाली जाती है। ये आपकी रिवर हो गई, ये रिवर के बेड से निकाली जाती है सैंड। तो ये क्या है, इस पे डिपेंडेंस ना रहे, इस पे निर्भर ना रहे, ये मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी ये सैंड, बल्कि किससे, पत्थर वगैरह से पीस के, क्रश करके, क्रश मतलब उसे स्टोन को पीस के ये बनाई जाएगी मैन्युफैक्चरिंग सैंड, इसलिए बोला इसको। और अभी तक डिपेंड किस पे, रिवर बेड सैंड पे। तो इसको इस पे डिपेंडेंस कम करने के लिए जो रिवर बेड सैंड होती है, इसलिए ये पॉलिसी लेके आए हैं। इस पॉलिसी की हाईलाइट क्या है, इस पॉलिसी की हाईलाइट है जो इन्वेस्टर है उनको क्या है इनेबल करेगा एम सैंड यूनिट सेटअप करने में। कैसे, क्या है, स्टेट गवर्नमेंट उन्हें इंसेंटिव देगी, मतलब कुछ लाभ देगी, टैक्स पे छूट या और सारे इंसेंटिव देगी, ताकि वो क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड की जो कंपनी सेटअप कर सकें, एक तरह से फर्म, यूनिट का मतलब यहाँ पे कंपनी सेटअप कर सकें या फर्म। और इससे फ़ायदा क्या होगा, ये क्या है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करेगी। कैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड होती है वो क्या है स्टोन वगैरह से पीस के बनाई जाएगी, और रिवर बेड से जब नहीं ली जाएगी, तो रिवर बेड से क्या है जब सैंड ली जाती है तो रिवर का नुकसान होता है ना, उसमें उसमें रिवर बेड से जैसे सैंड ली जाएगी तो रिवर का नुकसान होता है, नदी का। और बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है रिवर में, जीव जंतु जो भी रहते हैं ना, उनको भी नुकसान होता है, तो इससे फ़ायदा भी होगा। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करेगा ही। मान लो जब नई कंपनी सेटअप होगी भाई, ये नई यूनिट सेटअप होंगी, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, मतलब रोज़गार जनरेट होगा सबको, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, तो ये इससे फ़ायदा होगा। और दूसरा क्या है, इससे जो वेस्ट जनरेट होता है ना माइनिंग से, जैसे खदानों से क्या है निकाला, रिवर बेड से क्या सैंड निकाली, तो बहुत सारा वेस्ट भी तो आता है, जो सारा थोड़ी ना कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है, उसे छानते हैं, उसे फिर निकालते हैं सैंड को, तो जो वेस्ट होता है उसकी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जनरेट नहीं होगा इससे, क्योंकि पत्थर को पीस के बनाया जाएगा, सारा सैंड क्या है यूज़ होगा। बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो इलीगल माइनिंग होती है ना रिवर बेड में, मतलब जो रिवर बेड होता है, रिवर से क्या है सैंड निकालते हैं अवैध रूप से, क्योंकि ये अलाउ नहीं है बहुत सी जगह पे, अवैध रूप से सैंड निकाली जाती है और उसे बेचते हैं लोग, माफिया जो होते हैं इलीगल अवैध रूप से माइनिंग करते हैं। माइनिंग का मतलब है जी यहाँ से सैंड निकालना, माइनिंग किसी भी कोयले की भी जैसा माइनिंग होती है कोल की, तो ये माइनिंग उसी कहते हैं, किसी से कोई चीज़ें खोद के निकालना। तो ये रिवर बेड से बैन कर दी थी निकालना सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में।
और अब एम सैंड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सैंड, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये क्या है, जो रिवर्स सैंड होगी उसका सब्सटीट्यूट मतलब उसकी अल्टरनेटिव होगा, उसके दूसरा उसकी जगह पे दूसरी चीज़ यूज होगी एम सैंड, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग सैंड किससे बनाई जाएगी, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हार्ड ग्रेनाइट स्टोन से होगी बाई क्रशिंग, मतलब क्रश करके उसे स्टोन को, जो पत्थर है उसको पीस के ये बनाई जाएगी सैंड, जो हार्ड ग्रेनाइट स्टोन होगा। और जो ये क्रस्ड सैंड होगी, जो मतलब ये जो सैंड बनाई जाएगी, रेता बनाई जाएगी पत्थर को पीस के, ये क्यूबिकल शेप में होगी, क्यूब के शेप में, क्यूब जानते हो ना आप, ये क्यूबिकल शेप में होगी। विद ग्राउंडेड एज वॉस्ड ग्रेडेड टू एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और इससे होगा क्या, जो सैंड का इसका साइज होगा ना, एम सैंड का, मैन्युफैक्चरिंग सैंड का, वो 4.75 mm से कम होगा। ये साइज़ भी आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी तो कुछ भी पूछ लेती है जी। 4.75 mm। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके मतलब महत्व क्या है इसके। जो एम सैंड जो होगा, एम सैंड मैन्युफैक्चरिंग सैंड, ये डस्ट फ्री होगा, कोई धूल वगैरह नहीं होगी जिसमें। और जो कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है ना कि हाई ग्रेडेड क्या है, सैंड होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी होगी इसमें। दूसरा क्या होगा कि इसके अंदर ना कोई ऑर्गेनिक और सॉल्युबल कंपाउंड्स नहीं होंगे। ऑर्गेनिक और सॉल्युबल कंपाउंड ये क्या करते हैं, जैसे सीमेंट होता है उसको जमने में टाइम लग जाता है, अगर ऑर्गेनिक और सॉल्युबल कंपाउंड होंगे। जैसे मान लो अभी रेता को सीमेंट में मिलाया, ये सैंड है जी, और सीमेंट को मिलाया, और तभी तो कोई मान लो बिल्डिंग वगैरह बनती है उसे, जैसे ये आपका ब्रिक है, ईंट है, ईंट के ऊपर ईंट लगाते हैं और बीच में क्या है, ये डालते हैं सैंड, जिसमें सीमेंट मिला होता है, समझ गए, ये बीच में सीमेंट डालते हैं और सैंड मिला होता है। तो ये जो सैंड होगी ये, इसमें ऑर्गेनिक और सॉल्युबल कंपाउंड नहीं होंगे, ये याद रखना, डज नॉट कंटेन, ये डज नॉट कंटेन ऑर्गेनिक एंड सॉल्युबल कंपाउंड। तो इससे क्या है, जो सीमेंट का सेटिंग का टाइम है ना, जो सेट होने में टाइम लगता है, मान लो अभी जैसे आज ये बनाया बिल्डिंग, तो सेट होने में क्या लगता है, अगले दिन तक सेट होगा ना ये, तो इससे टाइम भी कम लगेगा सेट होने में, यही लिखा है जी इसमें। इट डज नॉट कंटेन ऑर्गेनिक सॉल्युबल कंपाउंड दैट अफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। क्योंकि जो अगर ऑर्गेनिक और सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, जो सीमेंट का सेटिंग टाइम होता है उसमें अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। और इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज़ है ना, अशुद्धियाँ भी प्रेजेंस नहीं होंगी, मतलब इसमें क्या है, जैसे एम सैंड है जो ये, इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी, मतलब अशुद्धियाँ, जैसे क्ले, इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, जैसे क्ले, डस्ट, धूल हो गई जी, सिल्ट कोटिंग्स, ये वगैरह नहीं होंगी। तो इतना ही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स क्या है, ग्रीन टैक्स है जी, अभी क्या है, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है ना, मतलब हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या है अभी ये प्रपोजल रखा है ग्रीन टैक्स का। ग्रीन टैक्स इम्पोज करने का मतलब लगाने का, किस पे, जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, जो पुराने गाड़ियाँ हैं ना, पुरानी गाड़ियाँ व्हीकल्स, उन पे जो कि पॉल्यूट करती हैं इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, उन पे टैक्स लगाया जाएगा, ग्रीन टैक्स का नाम, ग्रीन टैक्स के नाम से। कौन से व्हीकल्स पे लगाया जाएगा और क्या होगा इसमें, इसमें होगा जी जो गवर्नमेंट व्हीकल है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या, पीएसयू के, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज़ हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जितने भी, जो भी उनके व्हीकल्स यूज़ होते हैं ना, जो भी उनके काम में, जो भी गाड़ियाँ मान लो कार वगैरह, अगर वो 15 साल से पुरानी है ना, अबव 15 ईयर्स इन एज, 15 साल से पहले की है, पुरानी है, तो उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। स्क्रैप का मतलब है जी एक क्रैश कर देना, मतलब ख़त्म कर देना, मतलब उन्हें आउटडेटेड कर दिया जाएगा एक तरह से। और जो इससे रिवेन्यू कलेक्टेड होगा ना ग्रीन टैक्स से, ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा जिन पे जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं जो व्हीकल और जो पुराने हैं, किस किस पे लगाया जाएगा सारी डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन जो भी रिवेन्यू, जो भी लाभ बेनिफिट होगा ना, जो भी पैसा आएगा ग्रीन टैक्स लगाने से, वो क्या, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा, सेपरेट अकाउंट में लगा रखा जाएगा, अलग अकाउंट में रखा जाएगा खाते में। और वो क्या है, पॉल्यूशन से टैकल करने के लिए ही यूज़ होगा, यूज़ फॉर टैकलिंग पॉल्यूशन। और क्या होगा जी इसमें, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, मतलब किस किस पे एप्लीकेबल होगा ग्रीन टैक्स, किस किस पे लगेगा, किस किस के पे लगेगा जी। ऐसे व्हीकल्स होंगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो 8 ईयर से ओल्ड होंगे, 8 साल से ज़्यादा पुराने होंगे ना, उस पर ग्रीन टैक्स लगेगा। कि जैसे मान लो आप रिन्यूअल कराने जाओगे, जैसे मान लो आप नई गाड़ी खरीदते हो ना, ये कार खरीदी आपने, ये कार खरीदी आपने, तो क्या है कि जब कार खरीदोगे ना आप, तो ये कार में खरीदने के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
ये ऐसा ही होता है जैसा आपका आधार कार्ड होता है, आपने देखा भी होगा आरसी। तो इसे ना कुछ समय के लिए होता है, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, फिर रिन्यू कराना पड़ता है, रिन्यू होता है ये। और ऐसे व्हीकल जो 8 साल से पुराने हैं ना, अगर वो रिन्यू कराना आएंगे ये सर्टिफिकेट, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट, तो उन पे 10 to 25% रोड टैक्स लगेगा। समझ गए। सेकंड क्या है, ऐसे पर्सनल व्हीकल, ये तो है जी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसे जो मान लो माल गुड्स वगैरह लेके जाते हैं, माल एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे बड़ी गाड़ीज़ हो गई, लारीज हो गई, ट्रक हो गए, उन पे इतना टैक्स लगेगा। और जो पर्सनल व्हीकल है ना, पर्सनल व्हीकल, उन पे भी ग्रीन टैक्स लगेगा, जो 15 साल के बाद क्या है, रिन्यू कराने आएंगे अपना आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और क्या है इसमें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जैसे मान लो सिटी बस हैं, जो शहर में बस चलती हैं, उन पे कम टैक्स लगेगा, ग्रीन टैक्स कम लगेगा, टू बी चार्ज लोअर ग्रीन टैक्स। हायर ग्रीन टैक्स किस पे लगेगा, 50% तक रोड टैक्स लगेगा जी उन व्हीकल्स पे जो हाईली पॉल्यूटेड है, मतलब जो हाईली पॉल्यूटेड सिटीज़ में व्हीकल चलते हैं। जैसे मान लो दिल्ली है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। जैसे मान लो आपका गुड़गांव हो गया, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ये हाईली पॉल्यूटेड सिटी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। ऐसी सिटी में जो व्हीकल चलते हैं ना, और उन ये 15 साल के बाद, 8 साल के बाद रिन्यू कराना आएंगे, उन पे बहुत ज़्यादा 50% तक रोड टैक्स लगेगा, और जिसे ग्रीन टैक्स बोला जाएगा, ग्रीन टैक्स। अब डिफरेंशियल टैक्स होगा डिपेंडिंग ऑन फ्यूल एंड टाइप ऑफ व्हीकल, मतलब तरह डिफरेंट, मान लो अलग अलग कार पे अलग, ट्रक पे अलग, और जो पेट्रोल से चलते हैं उन पे अलग, डीजल से जो गाड़ियाँ चलती हैं उन पे अलग, सब पे अलग अलग टैक्स लगेगा। डिफरेंशियल टैक्स का मतलब ये है। एग्जाम्पशंस किस किस को, एग्जाम्पशन का मतलब है कौन कौन इससे बचेंगे, किस पे टैक्स नहीं लगेगा, किस पे नहीं लगेगा जी। ऐसे व्हीकल जी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो बिजली से चलने वाले व्हीकल हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। सीएनजी से चलने वाले उन पे नहीं लगेगा। इथेनॉल से, एलपीजी से चलने वाले व्हीकल हैं, उन पे नहीं लगेगा। और फार्मिंग में यूज़ होने वाले जो व्हीकल्स हैं ना, व्हीकल्स यूज्ड इन फार्मिंग, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जो कल्टीवेटर होते हैं, टिलर, जो हैरो कल्टीवेटर होता है ना जी, उन पे क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान लो हार्वेस्टर का मतलब है जी, जैसे कंपाउंड होती है ना खेत से हार्वेस्ट करने के लिए, और ट्रैक्टर वगैरह, इन पे टैक्स नहीं लगेगा। अब ये बेनिफिट्स क्या हैं, ग्रीन टैक्स के फ़ायदे क्या होंगे। ग्रीन टैक्स के फ़ायदे ये है जी, जो क्या है, व्हीकल्स इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं, तो पीपल्स क्या है, अगर उन पे टैक्स लगेगा, रिन्यू कराएंगे, मान लो आरसी को अपनी रिन्यू कराएंगे 8 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो पीपल सोचेंगे, लोग सोचेंगे इतना टैक्स दे रहे हैं हम, मान लो 25%, 50%, इससे अच्छा नया व्हीकल खरीद लें। समझ रहे हो। तो नया व्हीकल क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, या सीएनजी व्हीकल, या ऐसा जैसे BS6 से जो कंप्लाई हो, ऐसा व्हीकल खरीदेंगे, ऐसी गाड़ियाँ कि जो पोल्यूशन कम करें। क्योंकि अब जो मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं BS6 से क्या है, कंप्लाई होकर आ रही हैं। BS6 क्या है, भारत स्टेज 6, इसमें क्या है, ऐसी गाड़ियाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह कम इमिशन करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, जिससे पोल्यूशन कम होता है। तो ऐसे व्हीकल खरीद सकेंगे लोग। मतलब वो चाहेंगे कि हम टैक्स ना भरने के बजाय, उन्हें डिसऑर्ड करेगी ये पॉलिसी जो है। डिसऑर्ड का मतलब है कि उन्हें क्या है, कि उनका मन चेंज करेगी, ये लगा लो आप। और ये टू मोटिवेट पीपल टू स्विच टू न्यूअर और लेस पोल्यूटिंग व्हीकल, मतलब पीपल्स को मोटिवेट करेगी कि वो नया ही व्हीकल खरीद लें, नई गाड़ी खरीद लें। इससे अच्छा तो 50% टैक्स भरेंगे वो, इससे अच्छा नई गाड़ी खरीद लें थोड़ा पैसा मिला के। और लेस पोल्यूटिंग व्हीकल, मतलब जो कम पोल्यूशन फैलाते हैं, ऐसे व्हीकल खरीद लें। और क्या है, इससे क्या है, पोल्यूशन लेवल तो डिक्रीज होगा ही। जब मान लो ये गाड़ियाँ पुरानी लोग छोड़ देंगे चलाना, नई गाड़ियाँ खरीद लेंगे, तो पोल्यूशन कम होगा। और ये क्या है, जो पॉल्यूटर पे फॉर पोल्यूशन का प्रिंसिपल है, उसको स्ट्रेंथन करेंगे, मतलब जो पोल्यूशन फैलाता है उस पर टैक्स लगाया जाए, ये प्रिंसिपल ये होता है। नेक्स्ट क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी जो ग्रीन टैक्स की नीड ये है जी, जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं ना, कॉमर्शियल व्हीकल जैसे कि ट्रक, लारी वगैरह, जो क्या है, बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं, ये ओनली सिर्फ 5% व्हीकल हैं। टोटल जितने भी व्हीकल गाड़ियाँ चल रही हैं ना, उसके सिर्फ 5% हैं। और ये पॉल्यूशन कितना फैलाते हैं, ये 65 to 70% पॉल्यूशन फैलाते हैं। और जो पुराने पुराने व्हीकल हैं, वो जो पुराने व्हीकल है ना, वो क्या है, लेस देन 1% है टोटल जितने भी व्हीकल हैं, मतलब 1% से भी कम है पुराने व्हीकल, लेकिन वो 50% तक पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं। मतलब 10 to 25 टाइम्स मोर देन मॉडर्न व्हीकल्स, जितने भी मॉडर्न नए गाड़ियाँ हैं उनसे 10 से 25 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं ये सिर्फ, और जो कि 1% से भी कम है। तो ये था इसके न्यूज़ में। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है जी हमारी BBV154 भारत बायोटेक सिंगल डोज इंट्रानसल वैक्सीन फॉर कोविड-19। भारत बायोटेक एक कंपनी है जी जिसने एक सिंगल डोज, सिर्फ एक ही बार डोज दी जाएगी, एक ही बार दवाई दी जाएगी, ऐसी वैक्सीन बनाई है और जिसका नाम है इंट्रानसल वैक्सीन है। ये नाम क्या है? BBV154 इसका नाम है वैक्सीन का। ये कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए वैक्सीन बनाई है। ये क्या होती है इंट्रानसल वैक्सीन का मतलब क्या है? ये इंट्रानसल वैक्सीन है, इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट कोविड-19 के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन है, ये याद रखनी है आपको, जिसका नाम BBV154 है। बायोटेक, भारत बायोटेक कंपनी है जिसने बनाई है। और जो इंटरनेशनल है ये क्या है? इंटरनेशनल वैक्सीन क्यों है? क्योंकि ये वैक्सीन है ना इंजेक्टेबल नहीं है, मतलब कि अभी क्या है, वैक्सीन क्या है, आपको इंजेक्शन लगाया जाता है बॉडी में, इंजेक्शन लगाया जाता है, ये जी इंजेक्शन लगाया जाता है आपकी बॉडी में, ये बॉडी में इंजेक्शन लगाया जाएगा। लेकिन ये क्या है? इंटरनेशनल है, मतलब कि इंटरनेशनल का मतलब है ये क्या है कि नाक में डाली जाएगी ये दवाई। ये देखो, इंटरनेशनल वैक्सीन, द सॉल्यूशन इज सिक्रेटेड एंड स्प्रेड इनटू द नॉस्ट्रिल। आपकी नाक में डाली जाएगी ये दवाई, जैसे पोलियो की दवाई डाली जाती है ना मुंह में 2 बूंद जिंदगी की, ऐसी ये नाक में डाली जाएगी 2 बूंद नाक वाली। तो ये क्या है, आपके कोविड-19 के लिए होगी और ये एक ही बार डाली जाएगी, सिंगल डोज होगी, ये भी याद रखना आपको। इसके फ़ायदे क्या हैं इंटरनेशनल वैक्सीन के? फ़ायदे यही होंगे जी, मान लो जो इंजेक्शंस लगाया जाता है आपको, इंजेक्टेबल होते हैं, उसमें निडल की ज़रूरत होती है, सुई वगैरह की, सिरिंज की, तो इनकी जो क्या है, ये कम हो जाएगी, इनकी ज़रूरत कम यूज होंगी, ये यूज ही नहीं होंगी। और अल्कोहल स्वैब यूज होता है, वो भी नहीं होगा। अल्कोहल स्वैब क्या है जी? जैसे आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो एक रुई कॉटन लेके क्या है, आपकी बॉडी साफ़ की जाती है ना, एक लिक्विड लेके, तो अल्कोहल लेके साफ़ की जाती है ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, तो उसकी यूज भी नहीं होगी, उसका यूज भी कम होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट ये जी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन लगाने के लिए जी एक मतलब कोई एक्सपीरियंस आदमी चाहिए ना, हेल्थ वर्कर, कोई डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह, लेकिन इसके लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नाक में डाल देगा। जैसे पोलियो की दवाई क्या है, स्कूल के बच्चों को हायर कर लेती है गवर्नमेंट, क्या है, जैसे छुट्टी वाले दिन वही बच्चे डाल देते हैं, या फिर किसी के आंगनवाड़ी वर्कर को ले लेते हैं, वही डाल देते हैं, तो कोई भी ये डाल सकता है, हेल्थ वर्कर की ज़रूरत नहीं है इसमें। और सिंगल डोज होगी, ये क्या है, ईजियर होगी, सिंगल डोज एक ही बार दी जाएगी, दोबारा नहीं दी जाएगी, एक ही बार बहुत है। इसके ये पोटेंशियल सेटबैक क्या मतलब, पहले इसके जो इंटरनेशनल वैक्सीन है क्या पहले भी ऐसे यूज हुई है? बिल्कुल यूज हुई है जी। इंटरनेशनल वैक्सीन कौन सी? मीसल्स फ्लू के लिए, खसरा जो होता है ना, खसरा के लिए भी एक वैक्सीन यूज होती है इंटरनेशनल वैक्सीन पहले पास्ट में। मतलब ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी, हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, बहुत सफल नहीं रही थी मीसल्स फ्लू वैक्सीन। और जो इंटरनेशनल ऐसी वैक्सीन होती है ना, जो नाक में डाले जाने वाली वैक्सीन, ये क्या है, जो लाइव वीकेंड वायरस से बनाई जाती हैं। लाइव वीकेंड का मतलब है जी ऐसा वायरस जो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका हो, बिल्कुल वीक हो चुका हो, कमज़ोर हो चुका जाओ, और लेकिन जिंदा हो, लाइव एंड वीकेंड, जिंदा हो, कमज़ोर वायरस, उससे बनाई जाती हैं ये। लेकिन इनकी क्या है, इनकी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं की जाती है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में क्लिनिकल ट्रायल की जाती है ना, पता लगा जाता है कि ये सेफ़ है नहीं है, तो इनकी क्लिनिकल ट्रायल नहीं होती है इंटरनेशनल वैक्सीन की। और जो ये डिलीवरी सिस्टम में इसके जैसे नाक में डालने वाली वैक्सीन, जो ये क्या है, लाइसेंस दिया जाता है, ये उन्हीं वैक्सीन को दिया जाता है जो ऐसे जिंदा और कमज़ोर वायरस से बनाई जाती हैं। लाइव अटेन्यूएटेड का मतलब, ये अटेन्यूएटेड मतलब कमज़ोर, इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन, तो इनको लाइसेंस दिया जाता है इस तरीके से ही। इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी हमारा, नेक्स्ट है जी अपना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का। ये एक्ट अभी न्यूज़ में था, क्यों था? अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि टीवी में वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया था 26 जनवरी पे, रिपब्लिक डे पे, दिल्ली में। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया था, कुछ देर के लिए स्थगित रोक दिया था दिल्ली में और उसके अराउंड एरियाज़ में। ये कौन से रूल के अंदर? ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर रूल बनाए थे 2017 में, जिसका नाम है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स। इन रूल्स के अंदर क्या है, ये इंटरनेट को सस्पेंड किया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। इस एक्ट का पहले भी यूज़ किया गया है, ये टेलीग्राफ एक्ट का। कब? दिल्ली में यूज़ किया गया है 19 और 20 दिसंबर को 2019 में, 2019 में। किस लिए? जब प्रोटेस्ट हुआ था ना, विद्रोह हुआ था, प्रोटेस्ट का मतलब विद्रोह हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था, किसके विरोध में हुआ था विद्रोह? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया था, उसके विरोध में हुआ था, तब भी ये यूज़ किया था ये एक्ट। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब प्रभाव क्या पड़ेंगे? जो ये रूल है 2017 में,
ये क्या है कि जो होम सेक्रेटरी होता है ना, यूनियन होम सेक्रेटरी हो या स्टेट के होम सेक्रेटरी हो, उनको पावर देता है, उनके पास अथॉरिटी है कि वो क्या है टेम्परेरी रूप में सस्पेंड कर दें इंटरनेट को, कोई भी टेलीकॉम सर्विस है या इंटरनेट किसी की भी, पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक इमरजेंसी के लिए। और ये है क्या, टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये जी जब आपको पता है अंग्रेज़ी ज़माने का एक्ट है, 1885 में क्या है ये बनाया गया था एक्ट। इसमें क्या है, क्या होता है, जो भी वायर्ड हो या वायरलेस टेलीग्राफी हो, टेलीफोन्स हो, टेलीटाइप हो, रेडियो कम्युनिकेशन हो, डिजिटल कम्युनिकेशन हो, कोई भी, उसको सबको गवर्नमेंट को अधिकार है कि इसको रोक सकती है गवर्नमेंट। और ये क्या है, जो सब में यूज होता है विद इन इंडियन टेरिटरी, मतलब इंडिया की टेरिटरी जितनी भी एरिया है इंडिया का, उसके अंदर वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन हो, सब पे क्या गवर्नमेंट ओवरसाइट कर सकती है, देख सकती है, सस्पेंड कर सकती है किसी को भी, मतलब सर्विस को, समझ रहे हो। और जो किसी के भी जो टेलीफोन को टेप कर सकती है, मतलब कि पता लगा सकती है कौन किससे बातें कर रहा है, उसकी जो कन्वर्सेशन है उसको टेप कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है इस एक्ट के थ्रू। दूसरा क्या है जी इसमें, नेक्स्ट है जी इसका सेक्शन 5 है क्लाउज 2। ये अलाउ करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी मैसेजेस होते हैं ना, जैसे मान लो आप मैसेज भी करते हो तो उसको भी सस्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट, रोक सकती है पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक इमरजेंसी के लिए। बस इसमें इतना ही था। और एक, हाँ इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी आकाश एनजी मिसाइल। ये आकाश एनजी क्या है, न्यू जनरेशन है इसका मतलब। ये अभी क्या है डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है, इसका सक्सेसफुल लॉन्च किया है इसे सक्सेसफुली। आकाश मिसाइल तो पहले भी थी लेकिन इसका न्यू वर्जन लॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन का। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। उड़ीसा कोस्ट है इसको लॉन्च किया डीआरडीओ, आप जानते होंगे क्या क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो क्या है कि मिसाइल्स वगैरह बनाती है डिफेंस के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह, मिसाइल्स वगैरह डेवलप करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये न्यू जनरेशन की मिसाइल है। ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। सरफेस टू एयर का मतलब है जी, मतलब इसे क्या है पृथ्वी से चलाएंगे, मतलब धरती पे रह के चलाएंगे मिसाइल को, और एयर में जो कोई मान लो हेलीकॉप्टर है कोई, या कोई दुश्मन देश का कोई भी एयरक्राफ्ट घूम रहा है उसको मार गिराएगी ये, इसलिए बोलते हैं सरफेस टू एयर, प्लस सरफेस से चलाई जाएगी एयर में। ये जी देख लो आकाश मिसाइल, ये आकाश मिसाइल है, इसका न्यू वर्जन लॉन्च किया है अभी आकाश मिसाइल का, नेक्स्ट जनरेशन का। इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। ये जी भारत पर्व 2021। भारत पर्व क्या है, ये क्या है हर साल क्या है लगभग जो रिपब्लिक डे की परेड होती है ना उसके दौरान क्या है, जब रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होता है उसके साथ ही एवरी ईयर ये ऑर्गेनाइज होता है। 2016 से ऑर्गेनाइज होना शुरू किया है ये भारत पर्व। ये भारत पर्व में होता क्या है, इसमें क्या है जो कल्चरल डाइवर्सिटी है कंट्री की, हमारे कंट्री की डिफरेंट लोगों की कल्चर है, संस्कृति है, उसको क्या शोकेस दिखाया जाता है इसमें भारत पर्व में। और जो किसने ऑर्गेनाइज किया है भारत पर्व 2021 का, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, जो टूरिज्म पर्यटन का मंत्रालय है ना उसने ये कंडक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया है और आयोजित किया है, हिंदी में बोलते हैं आयोजित। इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, बांग्लादेश कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड। अभी क्या बांग्लादेश की जो आर्मी है, आर्म फोर्स है, उसके 122 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे परेड सेलिब्रेशन में। जो हमारी जो रिपब्लिक डे की परेड हुई है 26 जनवरी को परेड हुई है जो, उसमें 122 मेंबर ने बांग्लादेश की आर्म फोर्स के ने, आर्मी की, बांग्लादेश की आर्मी के 122 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। जो क्या है अभी जो न्यू दिल्ली ढाका, मतलब इंडिया और बांग्लादेश क्या है 50th एनिवर्सरी 2021 में सेलिब्रेट करेंगे 1971 के लिबरेशन वार की। 1971 का वार आपने पढ़ा होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था, जो बांग्लादेश है ये पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे इसको, ईस्ट पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। 1971 में वार हुआ तो बांग्लादेश का जब ईस्ट पाकिस्तान था, इंडिया ने साथ दिया ईस्ट पाकिस्तान का और पाकिस्तान के विरुद्ध वार लड़ा, और इसमें पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और इंडिया जीत गया और बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई 1971 में। तो ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। जब 1971 का वार हुआ था तो इसमें बांग्लादेश की नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। इसमें क्या किया था, जो दुश्मन देश के जो 26 शिप थे ना, एनिमी शिप के, दुश्मन देश के मतलब पाकिस्तान के जहाज़, जो पानी के जहाज़ थे एनिमी शिप, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था इस ऑपरेशन के थ्रू। ऑपरेशन जैकपॉट ये बांग्लादेश की नेवी ने चलाया था।
और एक बांग्लादेश की एयरफोर्स ने चलाया था, उसका नाम था क्लो फ्लाइट था, जो ऑपरेशन चलाया था इस दौरान, जो एनिमी को टारगेट, दुश्मन देश को मतलब पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए था, क्लो फ्लाइट। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस जिसके नाम से समझ आ रहा होगा, मतलब कि मूल्य से, नॉन प्राइस जो प्राइस से रिलेटेड नहीं है, नॉन प्राइस मूल्य से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें होता क्या है इस कंपटीशन मुकाबले में, इसमें होता क्या है, इसमें गवर्नमेंट मतलब कंपनीज होती है ना, डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो वो कंपटीशन करती हैं एक दूसरे में, एक कंपनी दूसरे से, मान लो ए बी दूसरी, वो क्या करती हैं कंज्यूमर को ना, जो ग्राहक होते हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती हैं, एक्स्ट्रा सर्विस देती हैं, गुड्स देती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाती हैं। मतलब कि जैसे ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, ये अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक तो होता है प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन में क्या होता है, अपना प्राइस घटा देते हैं प्रोडक्ट का। मान लो ये क्या मान लो ये पेन बेच रही है, पेन मान लो, और ये भी पेन बेच रही है, इसका दूसरा बी कंपनी का पेन है। तो ये अपना कंपटीशन बढ़ाने के लिए ये क्या, ए कंपनी प्राइस कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी, ताकि लोग क्या है इसी का पेन ज़्यादा खरीदें क्योंकि कम पैसे वाला और क्वालिटी। और ये दूसरी क्या है, दूसरी भी फिर इससे ज़्यादा कम कर देगी। तो ये होता है प्राइस कंपटीशन। और नॉन प्राइस क्या होता है, नॉन प्राइस में करते हैं, मान लो पेन के साथ कुछ गिफ्ट दे दिया, एक चॉकलेट फ्री, या फिर क्वालिटी बढ़ा दी, या फिर और इंसेंटिव दे दिया, बेनिफिट दे दिया, एक पेन के साथ दूसरा पेन फ्री, ये बेनिफिट। मान लो ये दूसरी भी कर दी, एक पेन के साथ आपको एक कापी नोटबुक फ्री। तो ऐसे ये कंपटीशन होता है, समझे, एक्स्ट्रा सर्विस गुड्स बेनिफिट्स, इसको बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। जब प्राइस रिड्यूस नहीं करती है कंपनी, क्या करती हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देती हैं। ये सब कुछ है जी, यही बस जानना था नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विलेज सेलिब्रेट्स इट्स न्यू बॉर्न डॉटर। एक ऐसा गांव है जो क्या है, अभी जो जब लड़की का जन्म होता है ना, तो उसमें सेलिब्रेट करते हैं। जनरली क्या होता है, लड़की को बोझ समझा जाता है ना हमारे इंडियन भारतीय समाज में। लेकिन एक हरिदासपुर नाम का गांव है, गांव का नाम क्या है, हरिदासपुर। ये कहाँ पे विलेज, तेलंगाना में है ये विलेज, जो सेलिब्रेट करता है मिठाइयाँ बांट के और लाइटिंग लैंप्स, मतलब लैंप जला के। जिस दिन लड़की का जन्म होता है मिठाइयाँ बांटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। ये चेंज कैसे हुआ एटीट्यूड, जो लोगों का बिहेवियर है, एटीट्यूड है, बर्ताव है लड़कियों के प्रति, चेंज कैसे हुआ। अभी क्या लड़का होता तो सेलिब्रेट करते हैं, लड़कियों का सेलिब्रेशन नहीं होता कोई भी। तो ये एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ, वहाँ के जो पंचायत प्रेसिडेंट है ना, मतलब सरपंच हैं, उनकी वजह से, मोहम्मद सापी, और पंचायत सेक्रेटरी हैं रोहित कुलकर्णी, इन दोनों के प्रयास से ये एटीट्यूड चेंज हुआ है लोगों का। गवर्नमेंट के क्या इफेक्ट हैं इसके लिए, गवर्नमेंट के इफेक्ट हैं जी, एक तो सुकन्या समृद्धि योजना चला रखी है, जिससे जो गर्ल चाइल्ड होती है ना, ऑल गर्ल चिल्ड्रन, वो क्या है सेविंग अकाउंट खुलवा सकती हैं, जिसे यूनियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। मतलब बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। और ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, ये जी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, हमने कल भी शायद न्यूज़ में पढ़ा था, कल परसों, उसके तहत ये सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की थी 2015 में। उसके तहत ही ये योजना लॉन्च की थी, सुकन्या समृद्धि योजना। एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है, मतलब कि इसमें क्या है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकती हैं गर्ल चाइल्ड। कौन, जैसे मान लो लड़की जब तक 10 साल की नहीं हुई है ना, 10 साल से पहले पहले, तब तक अकाउंट खुलवा सकते हैं उसमें। और मिनिमम एक साल में ना, मिनिमम 250 रुपीज़, 250 रुपीज़ जमा करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हो एक साल में उस लड़की के अकाउंट में। पहले ये 1000 थी, मिनिमम 1000, लेकिन अब 250 रुपये से भी अकाउंट खुला सकता है, और मैक्सिमम 1.5 लाख 1.5 लाख तक एक साल में डिपॉजिट कर सकते हैं उस अकाउंट में। और ये अकाउंट कहाँ पे खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में, डाकघर होते हैं ना, वहाँ जाके खुलवा सकते हो आप, या ऐसी कॉमर्शियल बैंक जो ऑथराइज्ड हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या है, इन कुछ बैंक की ब्रांच को ऑथराइज कर दिया, इन बैंक में आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हो अपनी लड़की का 10 साल से पहले पहले। और इसमें फ़ायदा क्या है जी, ये 21 साल तक ये अकाउंट क्या ऑपरेटिव होगा, मतलब रहेगा। जैसे मान लो 2 साल में खुलवाया अकाउंट, 2 साल की लड़की हुई है, 2 साल में खुलवाया, तो जब तक 23 साल की होगी तब तक रहेगा, या फिर वो तब तक रहेगा जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती। कुछ जो भी पहले हुआ है 21 साल, या मैरिज 18 साल के बाद ही होनी चाहिए। मान लो 19 साल में मैरिज हो जाती है और 2 साल का अकाउंट खुला, तो 17 साल तक ये अकाउंट रहेगा। फिर मान लो शादी नहीं हुई इसकी 25 साल तक भी, फिर क्या है 21 साल तक रहेगा, 2 साल में खुला है तो, समझ गए। और देखो, टिल द मैरिज ऑफ द गर्ल आफ्टर सी टर्न 18, 18 साल के बाद ही शादी होनी चाहिए, और मैरिज तक भी ये अकाउंट ऑपरेटिव रहेगा, और पैसा देती रहेगी इसमें गवर्नमेंट। जितना आप पैसा डालोगे ना, आपको इंटरेस्ट ब्याज ज़्यादा मिलेगा इसमें, और पैसा अच्छा खासा मिलेगा। ताकि इसमें क्या है और फ़ायदा क्या है कि मान लो जब लड़की 18 साल की हो जाए ना, तो आप क्या है
पार्शियल विदड्रॉल कर सकते हो, मतलब कुछ पैसा इससे निकाल सकते हो 50% तक। क्यों? ताकि लड़की की पढ़ाई के लिए, मान लो आप लड़की को पढ़ाना चाहो आगे, तो इससे पैसा निकाल भी सकते हो। वरना पैसा, इसका सारा पैसा तभी निकलेगा या तो लड़की 21, मतलब ये अकाउंट 21 साल का हो गया या लड़की की शादी हो गई है, समझे? तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी अपना रसिया गिव्स नोट टू एक्सटेंड स्टार्ट ट्रीटी। अभी रसिया ने क्या है कहा है कि हम स्टार्ट ट्रीटी है जो, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो यूएस और रसिया के बीच में है। ये न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी है, न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी। इसमें होता क्या है, ये क्या है जी, कंट्रोल करने के लिए किसको, मतलब जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, वार हेड्स हैं, जो यूएस और अमेरिका वगैरह डिप्लॉय करते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए कि आप ना डिप्लॉय करो और ना ही मैन्युफैक्चर करो, बनाओ मिसाइल्स वगैरह। इसलिए ये ट्रीटी कब, इसका बैकग्राउंड क्या है देखो जी। अभी क्या है, जब ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था ना, जब फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या है रसिया और चाइना को इंसिस्ट किया था, मतलब उन पर दबाव बनाया था कि इन कंट्रीज़ की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, कि इनमें मिसाइल्स वगैरह की, डिफेंस इक्विपमेंट की क्या है इंस्पेक्शन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो क्या है, चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम जांच नहीं कराएंगे, हमारे कितने मिसाइल से क्या है, कुछ नहीं। तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। और ये न्यू स्टार, और इस वजह से क्या है ना, यूएस भी इससे पीछे हट गया था, यूएस ने भी इससे पीछे हट गया था ट्रीटी से। और ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी कब साइन हुई थी? ये साइन हुई थी 2010 में यूएस और रसिया के बीच में। यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे उस टाइम पे, और रसिया के थे दिमित्री मेदवेदेव। इनके बीच में साइन हुई थी 2010 में, 2010 में। इस ट्रीटी में लिमिट लगाई गई थी कोई कि 700 से ज़्यादा कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जी, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार कर दे, ऐसी मिसाइल एक कॉन्टिनेंट से दो कॉन्टिनेंट, इसलिए बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये लिमिट करना था इनकी। ये आपको याद करने की नहीं ज़रूरत नहीं है कि 700, 1550 न्यूक्लियर वार हेड्स, कितने 800 डिप्लॉयड, नॉन डिप्लॉयड, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उनको डिप्लॉय नहीं करेंगे, मतलब तैनात नहीं करेंगे कि, और उन मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करेंगे, ये था इसमें। तो ये ट्रीटी थी जो न्यूज़ में थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी हमारा? नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने इसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है, जिसका नाम है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस एनर्जी एजेंसी के साथ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है इंडिया ने, इसलिए न्यूज़ में है। इससे होगा क्या फ़ायदा इंडिया को? ये जी म्यूचुअल ट्रस्ट को इंक्रीज़ करेगा, बढ़ाएगा। दूसरा, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब कि जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना, जैसे ऑयल, पेट्रोल, गैस, तो ये क्या सिक्योर करेगा इंडिया के लिए, इंपोर्ट आसान करेगा। ये है क्या जी? IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये 1974 में एस्टेब्लिश हुई थी, बनाया गया था इसको 1974 में। OECD कंपनी ने बनाया था इसको, OECD कंपनी। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने बनाया था। और जो ये IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखनी है, 1974 में बनी थी। और इसके मेन टारगेट क्या है इस IEA के? 4 एरिया जी: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करना, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण के बारे में जागरूकता, एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? IEA का पेरिस में जी, फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इसके फंक्शन और रोल्स क्या हैं ये देखो जी। एस्टेब्लिश की थी जब 1973 और 74 में ऑयल क्राइसिस आया था, मतलब तेल का संकट आया था, बहुत ही डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ऑयल की और सप्लाई कम थी। उस टाइम पे ये एस्टेब्लिश की थी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये क्या करती थी? मॉनिटर करती है कि एनर्जी का ट्रेंड क्या है, ऊर्जा का ट्रेंड क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है वर्ल्ड वाइड, तो ये मॉनिटर करती है। और जो एनर्जी टेक्नोलॉजी होता है उसमें कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, कि ताकि एनर्जी को, नई नई टेक्नोलॉजी, ऑयल वगैरह या नई एनर्जी कोई, उसमें टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, इसका काम करती है ये। इसके मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या क्राइटेरिया है कि IEA का मेंबर जो बन सके? इसके चाहिए अभी 30 मेंबर हैं, और इसके OECD कंट्री के मेंबर ही बन सकते हैं। जो OECD के मेंबर हैं ना, वही कंट्री के इसके मेंबर बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, तो वही इसके मेंबर बन सकते हैं। लेकिन सारे जो मेंबर हैं ना OECD के, सारे इसके मेंबर नहीं है,
बट ऑल OECD मेंबर आर नॉट IEA मेंबर्स। जितने भी OECD कंट्रीज़ के मेंबर हैं ना, वो सारे मेंबर नहीं हैं। तो अब सवाल ये था, क्या इंडिया इसका मेंबर है क्या IEA का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर नहीं है, बिल्कुल भी इंडिया मेंबर नहीं है। तो इसका कैंडिडेट बनने के लिए कंट्री को क्या करना पड़ता है? एक तो OECD का जो कंट्री है ना, उसके मेंबर है, वही इसका मेंबर हो सकता है IEA का। दूसरा क्या है, इन्होंने ये कंडीशन रखी हुई है, उसके पास ऑयल रिजर्व हो, क्रूड ऑयल का रिजर्व हो कम से कम 90 डेज़ के लिए, जो उसने प्रीवियस ईयर में नेट इंपोर्ट किया उसके कंपैरिजन में। कैसे? मान लो कि उसके पास तेल वगैरह होना चाहिए, पेट्रोलियम डीजल वगैरह होना चाहिए 90 डेज़ के लिए कम से कम, कि 90 दिनों के लिए बिना आयात किए, बिना इंपोर्ट किए किसी कंट्री से, वो अपना पूरे कंट्री का जो काम चला सके 90 डेज़ तक। इसका सेकंड क्राइटेरिया क्या है? सेकंड ये है जी, इसने नेशनल कंजम्पशन के लिए, नेशनल ऑयल कंजम्पशन के लिए 10% तक रिड्यूस करने के लिए प्रोग्राम चलाया हो, कि एनर्जी की जो डिमांड है, ऑयल की डिमांड है, 10% तक रिड्यूस हो, ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया हो। नेक्स्ट क्या है जी इसका, मतलब इस एमरजेंसी यूज के लिए, मतलब उसने क्या है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर्स लिए हों नेशनल बेसिस लेवल पे। दूसरा क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या है कि इसमें क्या है कि मान लो ये OECD कंपनी क्या है, OECD या IEA अगर रिक्वेस्ट करे किसी कंट्री से कि उसे क्या है, लेजिस्लेशन जो है, मेजर्स जो आपने बना लिए हैं, कोई कानून बनाया है, लॉ बनाए हैं किसके लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ऑयल कंपनीज़ के लिए, तो अगर वो रिक्वेस्ट करे कि आप ये लॉज वगैरह आप हम सबमिट करो, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन ना कंट्रीज़ को सबमिट करनी पड़ती है। तो इसमें इतना ही है। और ये एक चीज़ और है जी इम्पोर्टेंट, कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, ये कुछ रिपोर्ट जारी करती है हर साल, कुछ साल में कुछ, मतलब इसके टाइम होते हैं। तो रिपोर्ट कौन कौन सी ये इशू करती है, पब्लिश करती है, वो देखते हैं। ये रिपोर्ट करती है जी, एक रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है जी एक। तो दूसरी है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, एक जी वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, एक है वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, और नेक्स्ट है एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। तो इतनी सारी इसकी रिपोर्ट्स हैं जी, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या जी, हमारी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स। ये अभी न्यूज़ में क्यों है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स? ये इसलिए न्यूज़ में है जी क्योंकि अभी क्या है, जो इस एक्ट के तहत एक टीवी एडिटर इन चीफ को वो क्या है, गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था। रिपब्लिकन टीवी के एडिटर इन चीफ को, रिपब्लिक टीवी क्या है जी, एक चैनल है टीवी पे, आपने देखा भी होगा रिपब्लिक टीवी, उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी है, उनको गिरफ्तार किया था इस एक्ट के थ्रू। तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, अभी डिमांड की है, तो इसलिए न्यूज़ में है। इसका बैकग्राउंड क्या है कि जो रिपब्लिकन टीवी के एडिटर इन चीफ थे ना, अर्नब गोस्वामी, उनको अरेस्ट किया गया था, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया था इस एक्ट के थ्रू, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के थ्रू। किसके लिए? सेडिशन के चार्ज लगे थे उन पर, देशविद्रोह के चार्ज, इसलिए। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है, ये पढ़ते हैं, ये ज़रूरी है हमारे लिए। ये क्या है, जब लॉर्ड कर्जन थे ना वॉयसराय इंडिया के, मतलब अंग्रेज़ों का जब राज था, तो लॉर्ड कर्जन कब तक रहे थे वॉयसराय? 1899 से 1905 तक, 1899 टू 1905 तक। तो तब ये एक्ट क्या है, बनाया गया था, इनेक्ट किया गया था, मतलब बनाया गया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लॉर्ड कर्जन के टाइम में। क्यों बनाया गया था? ताकि जो नेशनलिस्ट पब्लिकेशन थे ना, मतलब कि जो हमारे देश में लीडर थे ना, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, टू मजल द वॉइस, कि ताकि वो पब्लिकेशन जो भी करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन, किसी को भी विद्रोह का चार्ज लगा के, ताकि उन्हें रोका जा सके, इसलिए ये एक्ट बनाया गया था, और आज तक हमारे देश में काम कर रहा है ये। इसमें क्या है, दो एस्पेक्ट में डील करता है ये। एक तो मान लो सेक्शन 3 के अंदर, इस एक्ट में सेक्शन 3 है, उसके अंदर क्या है, कोई स्पाई, जासूसी, एस्पिनेज, मतलब जासूसी वगैरह कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। या फिर कोई गवर्नमेंट की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी गुप्त सूचना है ना गवर्नमेंट की, उसने क्या है, पब्लिक के सामने डिस्क्लोज कर दिया, उसे डिस्क्लोजर कर दिया, समझे, सेक्शन 5 के अंदर है ये। तो इसके एक्शन लिया जा सकता है उसके विरुद्ध, कोई जासूसी कर रहा हो या गवर्नमेंट की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया हो। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या इस एक्ट में डिफाइंड है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये एक्ट कुछ नहीं बताता कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है क्या, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है क्या गवर्नमेंट का। इसमें गवर्नमेंट को डिस्क्रिप्शन दी गई है, गवर्नमेंट की मर्जी है जी, वो कहते हैं कि ये हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी,
तो हो जाएगा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, और आप पे विद्रोह का चार्ज लगा दिया जाएगा, सेडिशन चार्जेस, समझे। तो इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ कोपरा। कोपरा एक क्रॉप होती है, आपको पता ही होगा, फसल होती है, एक उगाई जाती है, किसान उगाते हैं कोपरा को। अभी इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये तब क्या है, गवर्नमेंट हर साल क्या है, क्रॉप के, किसी क्रॉप के, मतलब 23 क्रॉप के लिए ये जारी किया जाता है एमएसपी। 23 फसलों के लिए, जैसे गेहूँ चावल हो गए, तो इनके लिए अनाउंस किया जाता है कब, फसल को बोने से पहले, क्रॉप को कल्टीवेट करने से पहले। मान लो अभी सीड लगाया है फसल का, उसके बोने से पहले ही अनाउंस कर देती है एमएसपी। तो अभी कोपरा का क्या है, ये अप्रूव कौन करता है, देखो जी एक कमीशन है, पहले इसको देखो आप, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये कमीशन क्या है, रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन। रिकमेंड क्या करता है, सिफारिश, मतलब सिफारिश करता है कि इतना प्राइस होना चाहिए इस क्रॉप का, पर्टिकुलर क्रॉप का इतना प्राइस होना चाहिए। ये रिकमेंड करता है, सिफारिश देता है, किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट में किसको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये कमेटी है ना, ये अप्रूव करती है, अप्रूव, फाइनल अप्रूवल ये देती है कि मतलब ये मोहर लगा देती है, स्टैंप लगा देती है, हाँ इतना प्राइस रहेगा, इसने जो कह दिया इसका फाइनल डिसीजन ये है। तो ये इसको चेयर कौन करता है, मतलब हेड कौन होता है इस कमेटी का, कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, खुद प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं जी। तो अभी अप्रूव किया है प्राइस कोपरा के लिए, इसलिए न्यूज़ में है जी। कोपरा का प्राइस है वो कितना रखा गया है, जो भी एवरेज कॉस्ट आई है ना प्रोडक्शन की कोपरा के में, वो कैलकुलेट करके उससे 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस लगाया गया है जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी कोपरा उगाने में। तो यही है जी इसमें। तो आज के न्यूज़ के जो जितने भी टॉपिक थे ख़त्म हुए जी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हो तो से यस, यस, तो हम चलते हैं क्वेश्चन करने पे। ये आगे जी क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जी। इनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती हैं, जो बैंक नहीं होते। ये मान लो आप, बैंक क्या करते हैं, पैसे लेते हैं लोगों से, रुपीज़ लेते हैं और डिपॉजिट करते हैं, और उधार भी देते हैं, लैंड भी देते हैं। ये काम नहीं करती। ये क्या करती हैं फिर, ये जी शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाती हैं, उनसे कमाती हैं। जैसे आपकी बहुत सारी होते हैं ना मर्चेंट कंपनीज, या निधि फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। अब इनके बारे में स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। फर्स्ट क्या है, ऑल दी एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाई आरबीआई। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, सारी कंपनी क्या है, आरबीआई रेगुलेट करती है, कि उनको मतलब नियम वगैरह आरबीआई बनाती है क्या। सेकंड क्या है, द डेजिग्नेशन ऑफ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेबल फॉर बैंक्स एंड नॉट एनबीएफसी। जो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट का डेजिग्नेशन है ना, जैसे ये क्या है, एक टैग दिया जाता है कि ये सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कंट्री के लिए, तो वो सिर्फ बैंक के लिए दिया जाता है, एनबीएफसी के लिए नहीं दिया जाता। ये स्टेटमेंट बोल रही है, तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं जी, बताओ। देखो जी दोनों गलत हैं, डी ऑप्शन है। पहली बात तो ये, इन्हें आरबीआई रेगुलेट नहीं करती, इन्हें डिफरेंट करती हैं। जैसे नेशनल हाउसिंग कंपनी है, मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो इसको नेशनल फाइनेंस जो हाउसिंग बैंक है ये रेगुलेट करता है। कुछ मर्चेंट कंपनी, उन्हें सेबी के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। तो ये बहुत सारी अलग अलग कंपनी इनको रेगुलेट करते हैं, अलग अलग संस्थाएँ। और दूसरा इसलिए गलत है जी, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट का जो टैग है ना, वो बैंक को भी दिया जाता है और एनबीएफसी को। ऐसी एनबीएफसी जिनकी असेट साइज 500 करोड़ से ज़्यादा है, ₹500 करोड़ से जिनकी अबव है असेट का मतलब संपत्ति टोटल, तो उनको डिक्लेयर किया जाता है सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी को भी। तो इसलिए गलत है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा, ये देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलेटेड बाई आरबीआई। मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है किस किस को रेगुलेट करता है, ये बताना आपको, किस किस के लिए नियम वगैरह बनाता है, कानून वगैरह रेगुलेशन करता है। फर्स्ट क्या है जी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करता है क्या, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज को, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज को। 1 ओनली, 1 2 1 3 नन ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी। देखो जी किसी को भी रेगुलेट नहीं करता आरबीआई, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था आपको, नेशनल हाउसिंग बैंक इसको रेगुलेट करता है। और जो मर्चेंट बैंक है इसको भी बताया था, सेबी रेगुलेट करता है इसको। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस, सामुदायिक संस्था बना दिया गया था जैसे। वेंचर कैपिटल फंड ये क्या है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री इसको
रेगुलेट करती है, तो इस आरबीआई किसी को भी नहीं करती। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, अब्राहिम अकॉर्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज ए जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन। अब्राहिम अकॉर्ड है जी, एक अभी न्यूज़ में रहा था। ये जॉइंट स्टेटमेंट किस किस कंट्री के बीच में था? इजराइल, यूएई, ईरान। करेक्ट बताना जी, 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। देखो जी, इसका आंसर हो जाएगा इजराइल को और यूनाइटेड अरब अमीरात, इन दोनों के बीच में था। ये दोनों के बीच में पीस डील थी, एक तरह से शांति स्थापना करवाना, पीस टू पीस डील। तो 1 2 करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर सही है जी, ये न्यूज़ में था। चलते हैं नेक्स्ट पे, बहुत समय पहले की न्यूज़ है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पोलियो वॉज द फर्स्ट डिसीज़ टू बी इरेडिकेटेड थ्रू वैक्सीन। पोलियो ऐसी पहली बीमारी थी जो वैक्सीन से टीका लगा के इरेडिकेट की थी, मतलब एलिमिनेट, मतलब एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दी थी पोलियो, ऐसी फर्स्ट बीमारी थी। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है, इन रिसेंट टाइम्स वैक्सीन हेजिटेंसी इज इंक्रीजिंग साइटेड एज ए कॉज बिहाइंड मीसल्स आउटब्रेक स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री। जो मीसल्स है ना जी, खसरा बोलते हैं, खसरा मीसल्स को हिंदी में। मीसल्स का जो अभी डिसीज़ ये बढ़ रही है ना वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से। वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है? मतलब लोग डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, हेजिटेट कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। क्यों? वो सोच रहे हैं ये वैक्सीन गलत है। तो इस वजह से क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में मीसल्स का खतरा बढ़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? आप बताओ जी, फर्स्ट सेकंड दोनों सही या दोनों गलत हैं? बताओ जी। देखो जी, फर्स्ट बिल्कुल गलत है। पोलियो फर्स्ट ऐसी डिसीज़ नहीं है जिसे वैक्सीन से एलिमिनेट किया हो, इरेडिकेट किया हो, मतलब ख़त्म कर दिया हो। और दूसरी बिल्कुल सही है, वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में मीसल्स का जो डिसीज़ है वो आउटब्रेक फैल रहा है। पहली डिसीज़ कौन सी थी जी? स्मॉल पॉक्स थी जी। जो स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता होती है ना, इस बीमारी को स्मॉल पैक्स वैक्सीन से सबसे पहले इरेडिकेट किया था। ये सक्सेसफुल, पहली फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन थी जो 17, ये देखो 1796 में बनाई गई थी। ये देखो आप यहाँ पे 1796 में एडवर्ड जेनर ने। तो ये पहली सक्सेसफुल वैक्सीन थी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। पोलियो नहीं थी पहली, याद रखना देना, क्योंकि सक्सेसफुल मतलब इरेडिकेट, जो बीमारी को मिटाया था ना जड़ से, वो स्मॉल पॉक्स थी, पोलियो नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है माइक्रो प्लास्टिक्स से रिगार्डिंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट कह रही है, माइक्रो प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक सॉलिड वाटर इनसॉल्युबल प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑफ ए साइज रेंज बिलो 1 माइक्रोमीटर। जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं जी, या ये सिंथेटिक होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं, या सॉलिड होते हैं, और वाटर इंसॉल्युबल प्लास्टिक होते हैं, मतलब वाटर में अघुलनशील, वाटर में पानी में नहीं घुलते ये। और इनका जो साइज़ होता है ना माइक्रो प्लास्टिक का, वो 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, बिलो होता है। सेकंड बोल रही है, बिकॉज ऑफ इट्स साइज मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल। मतलब जो ज़्यादातर जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं ना वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब वो मिट्टी में, एनवायरनमेंट में आसानी से मिल जाते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते, ये कहना चाह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है, माइक्रो प्लास्टिक आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए एयरबोर्न पॉल्यूटेंट। मतलब इन्हें, जो माइक्रो प्लास्टिक हैं उन्हें, जो हवा से पॉल्यूशन होता है ना, ऐसे एज ए एयरबोर्न पॉल्यूटेंट इन्हें समझा जाता है माइक्रो प्लास्टिक को। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है जी, और आपके ऑप्शन है जी ये 1 3 1 2 3 ओनली और 2 3। बताओ जी कौन सा आंसर होगा। देखो जी, फर्स्ट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज़ है माइक्रो प्लास्टिक का, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब वाटर में अघुलनशील है, वाटर में नहीं घुलते। लेकिन क्या है, इनका साइज़ ना 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, और 5 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो 1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, इसमें लिखा है 1 से कम, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा भी गलत है जी, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, आसानी से नहीं मिल जाते मिट्टी में, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो पहला दूसरा गलत है जी, लेकिन तीसरा बिल्कुल सही है, ये पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक तत्व होते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा, ओनली सी। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ अप्रूव्ड बाई। ये बताना है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, जो क्रॉप के लिए डिसाइड होता है, उसे अप्रूवल कौन देता है? फाइनल अप्रूवल कौन उसे कह देता है कि फाइनल अप्रूवल दे दिया, अब ये यही प्राइस लगेगा? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, या दोनों में से कोई नहीं? बताओ जी कौन सा आंसर है? अभी बताया जी, बिल्कुल सही, बी,
कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूवल देती है, फाइनल अप्रूवल। लेकिन ये CACP क्या करता है, रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है, बस रिकमेंड करता है, रिकमेंड। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया किस किस का मेंबर है, इनमें से बताना करेक्ट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो जी, ये तो अभी हमने किया है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये तो गलत है। दूसरा हमने पहले कई बार पढ़ चुके हैं, इसका मेंबर है इंडिया, दूसरे का, तो बी आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यूएन का कोई एजेंसी नहीं है ये, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। लेकिन विद इन द फैमिली, यूएन के विद इन द फैमिली काम करती है, विद इन यूएन फैमिली वर्क करती है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, समझे। लेकिन यूएन की कोई एजेंसी नहीं है, बस यूएन को रिपोर्ट वगैरह देती है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, आज के लेक्चर ख़त्म हुआ। आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो। कल मिलेंगे जी, कल तक के लिए वेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।